नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 11 मई 2026 और दिन है सोमवार। आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन को 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पहली खबर की तरफ चलते हैं। सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेते ही ये 3 बड़े फैसले कर दिए। टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले ली है। इसके साथ ही राज्य में लगभग 6 दशकों से जारी 2 प्रमुख द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के बारी बारी से सत्ता में आने का दौर समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने मंच पर ही 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इन आदेशों में हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने रविवार को विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और शनिवार को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 120 निर्वाचित विधायकों का समर्थन मिलने के बाद विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। विजय ने सुबह 10 बजे के बाद चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ली और इसके साथ ही टीवीके के एक वरिष्ठ नेताओं के सहित 9 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद पर शपथ ली है। तमिलनाडु के सीएम बनते ही विजय को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा साथ मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर श्री जोसेफ विजय को हार्दिक बधाई दी है। अपने बयान में पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय को सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी और कहा केंद्र सरकार जनता के हित में तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर श्री सी जोसेफ विजय को हार्दिक बधाई, उनके कार्यकाल में सफल होने की शुभकामनाएं। केंद्र सरकार जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान को केंद्र सरकार और गठित तमिलनाडु प्रशासन के बीच सुचारू कामकाजी संबंधों के लिए एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह विकास और जन कल्याण पर साझा फोकस को उजागर करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समर्थन का यह पारंपरिक संदेश नई सरकार के कार्यकाल के लिए सहयोगात्मक माहौल तैयार करता है। विजय, जिन्हें व्यापारिक रूप से थलपति के नाम से जाना जाता है, ने रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण की है। कई दिनों के लिए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जो रायपुर से आ रही है। रायपुर में चलती सिटी बस में आग लगने के कारण वो आग का गोला बन गई और वीआईपी चौक पर हफड़ा दफड़ी मच गई। रायपुर के वीआईपी चौक के पास शनिवार शाम को चलती सिटी बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस से धुआं निकलने लगा और आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद सड़क पर हफड़ा तफड़ी वाला माहौल बना रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस में मौजूद यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलने कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटेंशन मौजूद नहीं था, जिससे आग बहुत तेजी से फैल गई। घटना पटरी थाना के क्षेत्र की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम देर से मौके पर पहुंची। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों रुपए की बस जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के युवाओं में फैल रहा है सफेद जहर। गुप्त कमरे में कैद हुआ ब्राउन शुगर का काला कारोबार। झारखंड के कई जिलों में नशे का कारोबार तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। जिन हाथों में किताबें या कलम होनी चाहिए, उन हाथों में अब नशे का सामान दिखाई दे रहा है। कोयलाचल धनबाद जिले के नरसा क्षेत्र में सामने आई तस्वीरों ने पूरे समाज और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। गुप्त कमरे में कैद वीडियो और तस्वीरों में खुलेआम ब्राउन शुगर की पुड़ियां तैयार करते हुए लोगों को दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि निरसा अनुमंडल के कई ओपी और थाना क्षेत्रों में इन दिनों ब्राउन शुगर का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है। गली मोहल्लों से लेकर सुनसान ठिकानों तक युवाओं को धीरे धीरे नशे की दलदल में
धकेला जा रहा है। छोटे छोटे पैकेट बनाकर यह जहर युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ पैसे के लालच में नशे के सौदागर पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे चिंता वाली बात यह है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र भी इसकी चपेट में आ गए हैं। अभिभावक जहां अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखता है, वहीं नशे का यह कारोबार उन सपनों को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पूरा इलाका नशे की गिरफ्त में जा चुका होगा। इसी बीच बात करते हैं यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का एक नया बयान सामने आया। जोनी जोनी यस पापा बच्चों को झूठ सिखाती है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय गोरखपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से अंग्रेजी कविताओं के लिए बयान दिया। उन्होंने कहा कि जोनी जोनी यस पापा जैसी कविताएं बच्चों को झूठ बोलने के लिए प्रेरणा देती हैं। वहीं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे कविता पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह कविता केवल खुद के बारे में सोचने की भावना दर्शाती है, जबकि हमें समाज और सभी लोगों के बारे में सोचने की सीख देनी चाहिए। इस शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण वर्चुअल तरीके से सुनाया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने जैसे ही शिक्षा मित्रों को 18,000 मानदेय और 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की, वैसे ही पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने समारोह में पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकार केवल ठुमके लगाती थी, वहीं योगी सरकार जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और समस्याओं के समाधान पर ध्यान दे रही है। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के दौरान विधायक नीलिमा कटारिया, सरोज कुरेल, सुरेंद्र मैथाली, जिला परिषद अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, महापौर सीडीओ अभिनव जैन और बीएसए सुरजीत कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। नकली एनसीईआरटी किताबों की बिक्री पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, 3 संचालकों पर की एफआईआर। झारखंड के हाजरीबाग जिले में नकली एनसीईआरटी पुस्तकों की बिक्री पर 3 दुकानदार संचालकों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इसमें शहरी क्षेत्र स्थित संगम बुक डिपो, ज्ञान भंडार 1 और ज्ञान भंडार 2 के संचालन शामिल हैं। तीनों संचालकों ने एनसीईआरटी से जुड़े नकली किताबें बेचने के मामले में मिली सूचना पर जिला प्रशासन की एक टीम से कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित थानों में प्राथमिकता की दर्ज करवाई है। जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि तीनों दुकानदार कक्षा 9वीं की नकली एनसीईआरटी की बुक्स की बिक्री कर रहे थे। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देशानुसार 8 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को, बीते शुक्रवार की शाम को लगभग 5 बजे संबंधित दुकान और इसमें संगम बुक डिपो, ज्ञान भंडार 1 और ज्ञान भंडार 2 के एक साथ जिला प्रशासन की अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान दुकानों में उपलब्ध एनसीईआरटी की पुस्तकें का परीक्षण किया गया, जिसमें कई पुस्तकों पर होलोग्राम नहीं मिला। वहीं पुस्तकों की पृष्ठों की गुणवत्ता निम्न स्तर पर मिली और जांच के क्रम से संबंधित दुकानदारों ने जिला प्रशासन की टीम को बताया कि वे छात्र से पुरानी एनसीईआरटी पुस्तकें लेते हैं और उन्हें दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे स्टूडेंट्स को बेच देते हैं। पहली दृष्टया में यह मामला नकली पुस्तकों की बिक्री से संबंधित लगता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। गयाजी में सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ, 1 की मौत और 2 की हालत गंभीर। आमस थाना इलाका के चंदिस्थान स्थित जीटी रोड पर रविवार को सुबह हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान रोशनगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी 45 साल कमेश्वर दास के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी चंदिस्थान स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। पत्नी के लिए जूस खरीदने वह बाजार आए थे। इसी दौरान पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई और हादसे में बाइक सवार 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है।
अगली बड़ी और अहम खबर पर नजर डालते हैं। हलाल का कर्ज नहीं चुका पाया दलाल पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका डील में फेल हो गया। अब ट्रंप ने इस देश से मांगी है मदद। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म होने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। शुरुआत में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। अब अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए कतर की तरफ रुख किया है, जो पहले भी कई विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक ईरान के साथ चल रही जंग को खत्म करने के समझौते की दिशा में एक अहम कोशिश हो सकती है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक छोटे से समझौते यानी कि एक पेज के मेमोरेंडम पर बातचीत चल रही है, जो जंग खत्म करने का रास्ता तैयार करता है। इसके बाद बड़े मुद्दों पर विस्तार में बातचीत करने की योजना है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में कतर की भूमिका अहम मानी जा रही है। हालांकि अधिकारी तौर पर पाकिस्तान इस जंग की शुरुआत से ही मिडल मैन का काम कर रहा है, लेकिन कतर पर्दे के पीछे रहकर लगातार काम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के साथ साथ बातचीत में कतर ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। केजरीवाल के पीएम नरेंद्र मोदी पर औरंगजेब के तंज पर भड़की बीजेपी। पंजाब के मंत्री के खिलाफ ईडी की रेड और गिरफ्तारी के बाद भाजपा और आप के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर औरंगजेब वाला तंज कसा। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा की तरफ से केजरीवाल को अहमद शाह अब्दाली करार दे दिया गया। पंजाब में जारी राजनीति उठापटक के बीच मुगल बादशाहों के नाम एक बार फिर से चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर भाजपा ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शनिवार को केजरीवाल को अहमद शाह अब्दाली करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुगल शासकों के नाम इसलिए याद है क्योंकि उनके काम भी उन्हीं मुगल शासकों की तरह है। मीडिया से बात करते हुए बिट्टू ने केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान को मुगल शासकों के नाम इसलिए याद है क्योंकि उनका काम मुगल शासकों जैसा है। अफगान शासक अब्दाली के बारे में तो सबने पढ़ा है, लेकिन क्या किसी ने उसे देखा है? पंजाब में अहमद शाह अब्दाली को फिर से देखा गया है। वहीं अहमद शाह अब्दाली केजरीवाल हैं। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। तो इंदौर में अगर बात की जाए तो इंदौर में आसमान से बरस रही है आग। 42 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। इंदौर में मई महीने के शुरुआती दिनों में मिली मामूली राहत अब खत्म हो गई। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही सूरज के तेवर तीखे नजर आए। पिछले 2 दिनों से शहर के तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शनिवार को इंदौर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जिससे इस सीजन की तपिश को और भी बढ़ा दिया है। दिन के समय और रात में भी गर्मी से सुकून नहीं मिल पा रहा। रविवार को भी सुबह से गर्म हवाएं चल रही हैं और 11 बजे के बाद से सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहर में पिछले 4 दिनों से पारा निरंतर ऊपर चढ़ रहा है और शुक्रवार को जहां अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस था, शनिवार को वो बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंच गया और दोपहर 12 बजे तक से लेकर शाम के 4 बजे तक शहर के सड़कों पर तेज तपिश का असर देखने को मिला। सड़कों पर चलने वाले राहगीरों और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले 2 पहिया वाहनों की भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने राहत देने के लिए कुछ प्रमुख चौराहों पर हरी नेट लगवाई है ताकि वाहन चालकों को सीधी धूप से बचाया जा सके। अगली बड़ी खबर यूपी से आ रही है। घर से निकले युवक की पेड़ की डाल से लटकी मिली लाश। कॉल डिटेल खंगार रही है पुलिस और जांच अभी जारी है। यूपी के अमेठी में कटरा राज हिम्मत सिंह निवासी रामपाल के पुत्र आशीष सरोज उम्र 24 साल का शव रविवार को सुबह प्रतापगढ़ जिले में बेला देवी मंदिर के पीछे सदी नदी के किनारे संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक का शव बैग के सहारे फंदे से लटक रहा था। लोगों ने देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि आशीष शनिवार को घर से निकला था। उसके बाद रविवार उसका शव घर के करीब 50 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ में मिला है। युवक प्रतापगढ़ कैसे पहुंचा, किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, से लेकर रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी। मौके पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर आसपास के क्षेत्र को सील कर लिया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस युवकों ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल हालांकि संपर्क की जानकारी खंगार रही है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जांच के लिए यूज की जा रही है। पुलिस आत्महत्या और अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। शराब माफिया की मारपीट में घायल सूरज की मौत हो गई है। अवैध शराब बेचने के संदेह में पीटा था, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगा दिया जाम। सागर जिले के शाहपुर पुलिस चौकी में शराब माफियाओं की मारपीट से घायल हुए दूसरे युवक ने भी रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना में आक्रोशित परिजनों और परिचितों ने शाहपुर की सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और शाहपुर चौकी प्रभावी को बर्खास्त करने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। वहीं पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर हमला, हत्या समेत अन्य धाराओं का केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात को वार्ड क्रमांक 7 शाहपुर निवासी नीरज प्रजापति उम्र 38 साल अपने साथी सूरज अरिवाल उम्र 40 साल के साथ बिजली फिटिंग का सामान लेने गठा कोठा गए थे। देर रात लौटते समय रास्ते में एक बोलेरो से आए 10 से 12 लोगों ने उन्हें रोक लिया और शराब बेचने के शक में आरोपियों ने दोनों युवक के साथ लाठी, डंडों और लात घूंसे के साथ मिलकर पिटाई की। इस हमले में नीरज बुरी तरह से घायल हो गया, बेहोश हो गया, जबकि सूरज किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले सत्ता नहीं कुर्सी बचाने में उलझी है ये पार्टी देश की सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए देश की सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी को उन्हें करार दे दिया। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिलाओं को राजनीतिक प्रतिपद से वंचित रखा है। बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट परिसर में भाजपा के अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि महिला आरक्षण विधेयक पहले लागू हो गया होता तो देश में महिलाओं की राजनीति ही में भागीदारी होती और अधिक मजबूत होती। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से भी बड़ी संख्या में महिला विधायक और सांसद सामने आ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस इसे रोककर महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निराशा में डूबी हुई पार्टी बन चुकी है और उनके पास अब कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं बची। जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय सरकार आंतरिक कलह में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में कर्नाटक की जनता कांग्रेस की गारंटियों की वास्तविकता देख चुकी है। राज्य सरकार इस चिंता में फंसी हुई है कि मुख्यमंत्री कितने दिन पद पर बने रहेंगे, दूसरे नेताओं को मौका मिलेगा या नहीं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य में नेतृत्व प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही चर्चाओं पर विशेष टिप्पणी दी है। अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। योगी कैबिनेट में हंसराज विश्वकर्मा की एंट्री तय है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी से उनका खास जुड़ाव है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार अपनी रणनीतियों से जुट गई है। इसी के मद्देनजर आज यानी कि रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस दौरान कुल 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। जो 6 मंत्री पद पर शपथ लेंगे उसमें बीजेपी के काशी क्षेत्र के जिला अध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा भी शामिल हैं। उनके नाम की खबर सामने आते ही वाराणसी समर्थकों और बीजेपी कर्ताओं का बीच उत्साह का माहौल बन गया है। हंसराज विश्वकर्ता के साथ सरकारी आवास के बाहर सुबह से ही समर्थकों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ढोल नगाड़ों की गूंज, पटाखों की आवाजों के बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कई समर्थक मिठाइयों के डब्बे लेकर पहुंचे तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान योगी सरकार जिंदाबाद और हंसराज विश्वकर्मा जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हंसराज विश्वकर्मा लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका अहम योगदान है। उन्हें पीएम मोदी का खास भी माना जाता है। वह कई प्रकार पीएम से मोदी से संसदीय क्षेत्र में मुलाकात कर चुके हैं। खास तौर पर विश्वकर्ता समाज और पिछड़े वर्ग में उनकी पकड़ मानी जाती थी, अच्छी पकड़ मानी जाती थी। ऐसे में उन्हें मंत्री बनाने की बीजेपी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। युवक की गंगा में डूबने से हुई मौत। मार्कंडेय महादेव मंदिर में दर्शन करने आया था युवक और पैर फिसलने से हादसा हो गया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैंथी गंगा घाट पर शनिवार को स्नान करते के समय पानी में डूबते ही 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करने आया था। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के
नयपुर बचौरा निवासी राजू नेडोनिया शनिवार को सुबह 3 दोस्तों के साथ विकास यादव, राकेश यादव और दिनेश यादव के साथ निवासी ईशोपुर के रहने वाले हैं, जो उनके साथ गाजीपुर के मार्कदेव महादेव मंदिर दर्शन करने पहुंचा था। लेकिन सुबह करीब 11 बजे सभी ने मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया था। इसके बाद चारे दोस्त कैथी गंगा घाट पर स्नान करने चले गए और जहां पर पैर फिसलने से एक युवक की जो है मौत हो गई। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए साझा कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं।